तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का 29 अप्रैल 2026 का एक बहुत ही अहम कानूनी फैसला है। बिल्कुल। और ये हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नंबर 137 ऑफ 2026 से जुड़ा है। राइट। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे गिरफ्तारी के मेमो में हुई महज एक छोटी सी कागजी चूक ने न सिर्फ पूरी की पूरी गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दिया, बल्कि राज्य सरकार पर 10 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगवा दिया। एग्जैक्टली मतलब ये फैसला इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि ये सीधे एक आम नागरिक की स्वतंत्रता और पुलिस हिरासत के जो कड़े नियम हैं उन पर बात करता है। जी, और हेबियस कॉर्पस का तो मूल उद्देश्य ही यही है ना कि अगर किसी को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया है तो अदालत उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है। तो चलिए इस घटना पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। 27 जनवरी 2026 को मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस ने जो अरेस्ट मेमो बनाया उसमें सिर्फ दर्ज एफआईआर का नंबर लिख दिया 2442020 बस। और गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट आधार या जो ग्राउंड्स होते हैं वो बता ही नहीं गए। हाँ, मतलब ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे किसी मरीज को आप जबरदस्तन अस्पताल में भर्ती कर लें और डॉक्टर ये बताने से ही मना कर दे कि भाई आपको बीमारी क्या है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरा एक सवाल है कि अगर पुलिस के पास पहले से दर्ज एक एफआईआर है तो क्या वो अपने आप में गिरफ्तारी का आधार नहीं है? मतलब केस नंबर लिख दिया, काम हो गया, अलग से कारण क्यों बताने हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। देखिए यहीं पर कानून की बारीकी काम आती है। एक एफआईआर में ना कई अलग अलग धाराओं के तहत बहुत से लोगों के नाम हो सकते हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। तो सिर्फ एक एफआईआर नंबर लिख देने से गिरफ्तार व्यक्ति को ये कैसे पता चलेगा कि उस पर स्पेसिफिक आरोप क्या है? अगर उसे यही नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी किस खास कृत्य के लिए हुई है तो उसका वकील एक मजबूत जमानत याचिका कैसे तैयार करेगा? ओहो, मतलब बचाव का तो मौका ही छीन गया एक तरह से। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसलों में जैसे मिहिर राजेश शाह और डॉक्टर राजेंद्र राजन के मामलों में ये बहुत साफ किया है। क्या कहा है उन फैसलों में? यही कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 21 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण बताना एक मौलिक अधिकार है। मतलब ये कोई ऐसी वैसी साधारण सरकारी फॉर्मेलिटी नहीं है? जी नहीं। अगर पुलिस ये कारण नहीं बताती है तो ना सिर्फ वो गिरफ्तारी बल्कि उसके बाद का जो रिमांड मिलता है ना वो भी बुरी तरह अवैध हो जाता है। तो अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब अदालत ने ये साफ कर दिया कि मनोज कुमार की जो 3 महीने की हिरासत थी वो पूरी तरह अवैध थी। तो प्रशासन से जवाब मांगा गया। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह से पूछा गया कि इस अवैध हिरासत के लिए उन पर कोई अनुकरणीय जुर्माना या जिसे एग्जेम्पलरी कॉस्ट्स कहते हैं वो क्यों ना लगाया जाए। और प्रशासन का जो जवाब था ना वो नौकरशाही के ढीले रवैये का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। सच में अधिकारी ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें इस सीधे से सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। कमाल है। मतलब हाई कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि आप पर जुर्माना क्यों ना लगे और आप वही पुरानी सरकारी फाइल वाली रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं। हाँ, और अदालत ने इस रवैये को बहुत ही गंभीरता से लिया। रीनी जौहर केस का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है जिसका हवाला कोर्ट ने यहाँ दिया। अच्छा, तो उस फैसले में क्या तय हुआ था? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए किसी की भी स्वतंत्रता छीनना किसी भी व्यक्ति के जीवन के सम्मान पर एक सीधा प्रहार है। ये बहुत ही गहरी बात है। रिहाई का आदेश दिया और 3 महीने अवैध रूप से जेल में रखने के एवज में राज्य सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 10 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर ये मामला ये स्पष्ट कर देता है कि सिस्टम अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज करेगा तो प्रक्रिया का पालन न करना बहुत भारी पड़ सकता है। जी, और अदालत ने ये भी आदेश दिया है कि ये 10 लाख रुपए का जुर्माना शुरुआत में तो राज्य सरकार देगी लेकिन बाद में इसे दोषी अधिकारियों से वसूला जा सकता है। लेकिन इस सब में सोचने वाली एक बहुत बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने पैसे दे दिए, शायद बाद में अधिकारियों से रिकवरी भी हो जाए, लेकिन क्या महज 10 लाख रुपए का हर्जाना भर देने से किसी इंसान की जिंदगी के वो खोए हुए 3 महीने और जो मानसिक प्रताड़ना उसने झेली उसकी भरपाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो समय तो वापस नहीं आ सकता। सही बात है। और क्या असल में हमारे पास कोई ऐसा मजबूत तंत्र है जो ये सुनिश्चित करे कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर उनके करियर में इसकी कोई वास्तविक कीमत चुकानी पड़े?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।